So we are studying the measles under the respiratory infection. It this is chapter number 5 of Park, which is called as communicable diseases. तो हम कम्युनिकेबल डिसीजेस को ना वेरियस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. जिसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट होगा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें भी हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है मीजल्स. मीजल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे थ्योरी में भी एक लॉन्ग नोट तरह आता है और वेरियस शॉर्ट नोट्स में भी आता है, वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है. आप नीट पीजी में जाओ, देयर इज़ मैनी क्वेश्चंस. तो मेनली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MP-NSU. तो ये वीडियो मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स दी MP और मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स. सो लेट्स बिगिन विथ मीजल्स. व्हाट इज मीजल? तो देखो, किसी भी जब हम डिसीज़ को पढ़ेंगे तो हम अंडर कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे. लाइक वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन, वी डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि कहाँ पे क्या उसकी स्थिति है. देन वी आर डीलिंग विद द एपिडेमियोलॉजिकल determinants, which is called agent, host and environment. Agent, host and environment. Then we are dealing with कि उसका mode of transmission क्या है, उसका incubation period क्या है, what are clinical features, how can you diagnose, treat, and the most important is the prevention. How can you prevent such diseases? तो इसी ऑर्डर में एंड हाँ, अगर लास्ट पे अगर कोई प्रोग्राम उसके साथ एसोसिएटेड होगा, जनरली PSM का एक अच्छा टॉपिक है, एक अलग से शॉर्ट नोट आ सकते हैं इस पर, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विथ मीजल्स. तो मीजल्स का इंट्रोडक्शन है कि इट्स अ अक्यूट हाईली कॉन्टेजिनियस डिसीज़ मेनली अफेक्टिंग द चिल्ड्रंस. तो अगर हम ये अपने के इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी आ जाएगा और ये जाके बाद में ये होस्ट फैक्टर में भी आएगा. तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो मीजल्स होता है, मीजल्स is acute highly contagious disease mainly affecting the children. It's also called as rubiola or morbilli. कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन रूबियोला या मोर्बिलाई करके दिया जाए. एंड इट्स मेनली अफेक्टिंग द ह्यूमन्स. इट कांट सर्वाइव विदाउट ह्यूमन बॉडी. दैट इज इनफ. इफ़ यू राइटिंग फॉर 20 marks 10 marks वट एवर आई टीच यू, इट्स मोर देन सफिशियंट. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम बात करें ग्लोबली, अब हुआ ये कि जब कोविड के पहले हम मीजल्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे थे मेनली, पर उसके बाद हुआ ये कि ड्यू टू वैक्सीनेशन गैप हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे. कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते चलेंगे जो हमें याद रखने हैं उसके लिए. तो लाइक कि व्हाट अदर नेम्स ऑफ द मीजल्स, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि इसका प्रेवलेंस वापस क्यों देखने को मिल रहा. इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ द इम्यूनाइजेशन वीक पड़ा, इसकी वजह से इसका प्रेवलेंस फिर से बढ़ा आफ्टर द पोस्ट कोविड. सेम ग्लोबली भी है, इंडिया में भी है. एजेंट की हम बात करें तो मीजल्स बिलोंग्स टू पैरामिक्सोविरिडी फैमिली. It is a single stranded negative sense RNA virus. Only one serotype is till known, and which is affecting the human population. The source of infection is the cases. Cases is the जो affected individual हैं उनसे ही susceptible individuals को ये फैलता है. The period of communicability की हम बात करें तो तुम्हें ये याद रखना कि रैश के 4 दिन पहले और रैश के 4 दिन बाद तक ही ये कम्युनिकेबल है. So it is before 4 day of rash and 4 day after rash. SCR is the secondary attack rate. Secondary attack rate होता है कि देखो, अगर कोई इन्फेक्शन एक कम्युनिटी में आ रहा है, वो जो पहले जिन इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, जिनको भी इन्फेक्ट करेगा एक्चुअली, वो होते हैं उसके प्राइमरी केसेस. अभी प्राइमरी केसेस से नए से जो ससेप्टेबल लोग हैं उनमें कितने लोगों को डिसीज़ हुई, दैट इज़ सेकेंडरी केसेस. उससे कहते हैं सेकेंडरी केसेस आ रहे, एंड दैट कंक्लूड्स द सेकेंडरी अटैक रेट. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी अटैक रेट, या सिंपली हम बात करेंगे उसको अटैक रेट की. तो सेकेंडरी अटैक रेट इज 80%, विच इज़ वेरी हाई. अगर कोई इन्फेक्ट हो रहा है तो द चांसेस ऑफ बीइंग कि आप उनसे इन्फेक्ट हो जाओ, दैट इज़ मोर इन केस ऑफ मीजल्स.
Another epidemiological determinant is the host, that is host. ओके, तो होस्ट में देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हर एज ग्रुप में अफेक्ट करेगा, पर जब हम बात करते हैं, हमने ऊपर भी कहा कि मेनली ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। सेक्स में बात करें तो ये भेदभाव नहीं कर रहा किसी भी सेक्स में, इट इक्वली अफेक्ट द मेल्स एंड फीमेल्स। न्यूट्रिशन की बात करें, जो बच्चे माल नरिश्ड होंगे, जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जिन्हें बीमारी होंगी, वो बच्चे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। लाइक न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी प्लेस अ मेजर रोल इन दी डिटरमिनिंग कि आपको डिसीज़ होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे कंट्री का टेम्परेचर है, लाइक टेम्परेट कंट्रीज एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज, ये प्रमोट करती है इन लोग को। टेम्परेट में याद रखना है कि ये ड्राई सीजन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रॉपिकल में ये विंटर सीजन। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे नवंबर से लेकर जो हमारा ऑलमोस्ट मार्च तक का पीरियड है, ये हाईली ऐसा पीरियड हो जाता है कि जहाँ पे आपको हो सकता है। तो इंडिया में ये कॉमनली देखा जाता है बिटवीन जनवरी टू अप्रैल। ओवर क्राउडिंग ऑल्सो फेवर्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी अटैक रेट 80% है, तो प्राइमरी केसेस से सेकेंडरी केसेस में होने के रिस्क भी ज़्यादा हैं। और ये पहले का कब कि जब हम ओवर क्राउडिंग स्टेट में रहेंगे, कि हम बहुत पास रहेंगे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उससे जो इन्फेक्ट होंगे, तो दैट इज़ दी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी जितने भी आपके पास है, कफ, नेसल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कफिंग, दैट ऑल इंक्लूड्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इंक्यूबेशन पीरियड आपको मीजल्स का याद रखना पड़ेगा। मैंने कैसे याद किया था मीजल्स का, तो मील इज अ 4 वर्ड, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 to 14 डेज का चल रहा है आपका मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड। क्लिनिकल फीचर में 3 स्टेजेस आते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज एंड दी पोस्ट मीजल स्टेज। प्रोड्रोमल फेज आप या इस फिगर से आप कर सकते हो, एक बच्चे का फेस मेनली अफेक्टिंग द चिल्ड्रंस, उसमें 2 आइज, एक नोज, माउथ, 2 ईयर और एक सर में हाथ रखा हुआ, मतलब लाइक हैंड ऑन हेड, तो इट डिनोट्स कि वो चेक कर अपना फीवर। नेक्स्ट इज द आइज से आपको रिलेट करना है कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन। फिर नोज में आते हैं, तो नोज से आप याद रख सकते हो कि कफ हो सकता है, कोराइजा हो सकता है, विच इज़ अ क्लासिकल फीचर, ठीक है। माउथ से आप ये याद रखो कि वॉमिटिंग होती है, ठीक है। डायरिया भी याद रखना क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो कम होगा। ईयर्स आपको याद रखना है कि रैशेज जो होते हैं वो टिपिकली बिहाइंड ईयर से स्टार्ट होते हैं। एंड ऑल्सो माउथ में एक और चीज़ याद रखना कि देयर इज़ अ कॉप्लिक स्पॉट्स विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर से हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि इट इज़ अ प्रोड्रोमल स्टेज, चलती है 10th डे टू 14th डे तक। प्रोड्रोमल स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, फीवर, malaise, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड द क्लासिकल थिंग इज द कॉप्लिक स्पॉट। There are classical types called 3C, which includes the cough, coryza and conjunctivitis. Copic spots क्या होते हैं? देखो, copic spot is the bluish whitish spot जो देखने को मिलते हैं behind the first and second molar। तो जो हमारी माउथ कैविटी होती है उसमें सेकेंड और मोलर के अपोजिट, मतलब बकल म्यूकोजा में, तो हमें ना ऐसे ब्लूइश वाइटिश कलर के छोटे छोटे से स्पॉट देखने को मिलते हैं। That is called the Copic spot, which is very smaller. It is compared to the size of pinhead. Next stage is the eruptive stage. Eruptive stage होती है हमारी जो 14वें दिन आती है। हमने बोला था इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन का है, तो 10 से 14 दिन तुम बोलो प्रोड्रोमल स्टेज है। उसके बाद हम बोलेंगे कि इरप्टिव स्टेज है। इरप्टिव स्टेज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ किस चीज़ का इरप्शन हो रहा है? रैशेज़ का इरप्शन हो रहा है। ओके, तो अबाउट 14th डे रेड मैक्यूलोपैपुलर रैशेज़ अराइज होंगे। कौन से रैशेज़ हैं? मैक्यूलोपैपुलर रैशेज़, याद रखना। इट इज़, देखो टिपिकली हम जब बात करते हैं तो इट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहाइंड। तो आपने वो देखा जब मैंने इमेज बनाई तो उसमें मैंने कान भी बनाए थे, ये ऊपर कान। तो ये डिनोट कर रहे हैं कि इट इज़ बिगिन बिहाइंड द ईयर्स, कॉल्ड रेट्रोऑलिकुलर इन ऑरिजिन, देन गोज टू नेक एंड फेस। तो अब अगर आप बॉडी बनाओ, ईयर से पहले फेस, नेक में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में जाएगा, एंड देन टुवर्ड्स द ट्रंक। जैसे रशेज आए हैं सेम ऑर्डर पे ही पेड़ होंगे। तो सबसे पहले पेड़ होंगे कान वाले, फिर नेक, फेस की, फिर बॉडी एंड ट्रंक के पेड़ होंगे।
अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, देखो थर्ड स्टेज है कि पोस्ट मीजल, इट इज़ की जब कॉम्प्लिकेशंस उसके आने लगते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी थर्ड डे आफ्टर द रैश। तो इम्प्रूवमेंट कब से दिखने लगी? थर्ड डे आफ्टर रैश डे, एंड फुली रिकवर विद इन 7 to 10 days। तो पोस्ट मीजल स्टेज वो होती है जहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, लाइक हमें वेट लॉस, वीकनेस, फेलियर टू, अगर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे रिकवर। तो क्रॉनिक इलनेस में चलाएंगे विच रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन, इन्फेक्शन, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंड कैंडिडियासिस। तो ये आप याद रखना कि अगर क्रॉनिक इलनेस में हम चले गए तो वी कैन हैव कि देखो माल न्यूट्रिशन फेवर कर, तो तुम न्यूट्रिशन से ग्रोथ रिटार्डेशन याद कर सकते हो, इम्यूनिटी से तुम इन्फेक्शन याद कर सकते हो, रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंड कैंडिडियासिस याद कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? द कॉमन कॉम्प्लिकेशन से ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है ओटाइटिस मीडिया, लायरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, इट्स अ लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फ्लेमेशन, नॉट इन्फेक्शन बट इट्स अ इन्फ्लेमेशन एंड निमोनिया। रेयर में हो सकता है इंसेफ्लाइटिस देखने को मिल जाए, ब्रेन डिसऑर्डर एंड SSSP। प्रेगनेंसी में इट कैन लीड टू अबॉर्शन, प्रीटर्म बेबी। अब CFR इज द केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी मतलब अगर आपको हुआ है तो आपके चांसेस कितने हैं कि इट विल रिजल्ट इनटू द डेथ, दैट इज कॉल्ड केस फर्टिलिटी रेशो। इट इज़ 3 to 6%। डायग्नोस कैसे करोगे? देखो हम पहले बात करते हैं कि कोई हमारे पास पेशेंट आएगा तो उसको हम क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे। हम OPD में बैठे हैं तो वो टिपिकली एक रैशेस के साथ आएगा। देखो तुम्हें रैशेस देखने को मिल सकते हैं। जो 3 चीज़ जो क्लासिकल इसके हैं, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस एंड कफ, तो आप उससे डायग्नोस कर सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा तो आप लैब डायग्नोसिस कर सकते हो। लैब डायग्नोसिस में भी जो हम सेकेंड ईयर की माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, दैट इज ELISA, RT-PCR, ये कर सकते हो। ठीक है, सैम्पल कहाँ से लेना है इसके लिए? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो आप रेस्पिरेटरी सैम्पल्स लोगे, लाइक थ्रोट स्वैब, ओरल फ्लूइड्स, नेसोफेरेंजियल म्यूकस, and but you have to differentiate. DD is the differential diagnosis from the rubella, rubeola, which is called mumps, scarlet fever. ट्रीटमेंट तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है अवेलेबल है, तो हमें जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी हिसाब से ही ट्रीटमेंट देना है। तो वी आर गिविंग द सपोर्टिव थेरेपी, न्यूट्रिशन थेरेपी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम बोलेंगे ORS देंगे फॉर इन केस ऑफ डायरिया। फीवर आ रहा है आप पैरासिटामोल दे दो। फोटोफोबिया लाइक क्राइमेशन हो रहा है तो आप आई ड्रॉप्स देंगे। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो रहा है तो आप न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट कराओगे। वाइटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, वाइटामिन ए देते हैं। ये याद रखना कि देखो कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ोगे कि अगर कहीं डिज़ास्टर होता है तो वहाँ मीज़ल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मीज़ल्स इज़ ऑलवेज या मोस्टली एसोसिएटेड विद द वाइटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर मीज़ल्स हुआ है तो वाइटामिन की डिफिशियंसी भी होगी, तो हमें यहाँ वाइटामिन के सप्लीमेंट्स भी देने हैं। 2 डोज देना है ऑन डे 0 एंड डे 1। मीज़ल्स का अगर मीज़ल्स के ट्रीटमेंट में हम वाइटामिन ए भी दे रहे हैं ऑन डे 0 एंड डे 1। अगर चाइल्ड प्रेजेंट विद मीज़ल्स प्लस वाइटामिन ए डिफिशियंसी, देखो कंफर्म केस है कि मीज़ल्स भी है, उसको पता भी, हमें ये भी पता है कि उसको वाइटामिन डिफिशियंसी चल रही है। एक होता है कि मीज़ल्स हुआ है तो हम वाइटामिन ए की सप्लीमेंटेड 2 डोजेज देंगे 0 डे में 1 डे पे। लेकिन अगर वाइटामिन ए डिफिशियंट भी है तो हम उसको अगेन आफ्टर 2 वीक्स या 40 डेज हम उसको 3rd डोज देंगे। उसका डोजेस क्या होने चाहिए? डोजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेस देन 6 मंथ्स के हैं तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, मोर देन 6 मंथ है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और मोर देन 1 ईयर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एक और चीज़ आती है, अगर बच्चा 1 साल के ऊपर का तो है बट वेट उसका जो है वो लेस देन 8 kg है, तो भी हम उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही देंगे। अब प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? प्रिवेंशन के लिए हमारे पास ये देखो, तुम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ रहे होंगे कि हम मीज़ल्स MR वैक्सीन दे रहे होते हैं इन 9th मंथ में, एंड विच इज़ फर्स्ट डोज, एंड MR 2 डोज हम देते हैं 16 to 24 मंथ में, इज़ गिवन इन 9 to 12 मंथ्स। ठीक है, तो तुम दे रहे होते हो, तो हमारे पास हैं MR। देखो या तो हम सिंगल मोनोवेरिएंट MR दे सकते हैं, मतलब मीज़ल दे सकते हैं, कंबाइंड में हम दे सकते हैं MR, MMR, इसको तुम अलग अलग पॉइंट दे सकते हो, MMRV, तो ये दे सकते हो। MR के 2 डोजेस लगते हैं 9 मंथ में और 14 मंथ में अंडर NIS।
देखो ज़ीरो डोज भी होता है अगर हम देखें कि कहीं मीज़ल्स का आउटब्रेक हो रहा है। मीज़ल्स का अगर आउटब्रेक हुआ है तो हम, और बच्चा अभी 9 महीने से छोटा है, तो विटामिन ए का हम ज़ीरो डोज भी देते हैं, पर ये एक सप्लीमेंट्री डोज है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा जो हमारे NIS के शेड्यूल में है। तो बिफोर 9th मंथ इन आउटब्रेक एंडेमिक कंट्रीज़ में चिल्ड्रंस ट्रैवलिंग टू एंडेमिक कंट्री या कॉन्टैक्ट विद है तो हम वहाँ पे देते हैं। इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी 10 से 12 दिन में एंड कैन परसिस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग। फर्स्ट वैक्सीनेशन से 95% तक का प्रोटेक्शन मिल सकता है एंड सेकेंड डोज से हमें 98% का प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए MR के दोनों डोज लेना इट इज़ वेरी नेसेसरी। साइड इफ़ेक्ट अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन हो सकता है विच इज़ ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वैक्सीन। ये एक बार नीट पीजी का क्वेश्चन आ चुका है तो वी शुड हाईलाइट दैट टू। ओके, नेक्स्ट इज द इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन अच्छे हैं विद इन 3 to 4 डे ऑफ एक्सपोजर देना है, अदरवाइज़ ये कोई काम की नहीं। प्रोफाइलैक्सिस में भी हम वैक्सीन देते हैं एंड इफ वैक्सीन इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड देन ओनली द इम्यूनोग्लोबिन विद इन द 6 डे ऑफ एक्सपोजर शुड बी गिवन। देखो अब हम प्रिवेंशन तक तो पहुंच गए, अब हमारा मेन चीज़ होती है MR, कोई प्रोग्राम रिलेट कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी एक MR कैंपेन चला रही होती है। अब MR कैंपेन का व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तो हमें क्या करना है कि MR वैक्सीन को ना हमें 35 मिलियन पीपल में लगाना है। तो ये हमारा है टू इम्यूनाइज मोर देन 35 मिलियन पीपल या 35 मिलियन चिल्ड्रन एजिंग फ्रॉम 9 months to 15 years, 15 years। तो इसका कवरेज हमें 95% तक कवरेज करना है, इंक्रीज़ करना है उसकी डिमांड को, कॉन्टैक्ट पॉइंट को, कैचअप कैंपेन्स को, इफेक्टिव PSC सिस्टम, आउटब्रेक प्रिपेयरनेस एंड क्वालिटी ऑफ वैक्सीन के लिए। तो हमारा मेन MR में क्या है कि हमें 35 मिलियन चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट करना है। दूसरा है कि 95% कवरेज रखनी है। तीसरा है कि हम लोगों में डिमांड क्रिएट कर दें, लोगों कि जहाँ पे हम साइट ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट बढ़ाएं, कैचअप कैंपेन चलाएं, इफेक्टिव PSC सिस्टम बनाएं। एंड दिस इज़ द समरी कि हम एक्सपोजर हुआ विद इन 10 दिन में हमें प्रोड्रोमस डोज देखने को मिलेगी, उसके 4 दिन में हमें इरप्टिव स्टेज मतलब रैशेस के 4 दिन पहले एंड 4 दिन बाद तक ये हमारी कम्युनिकेबिलिटी पीरियड था। फिर उसके 4 से 6 दिन बाद हमें पोस्ट एक्सपोजर इरप्टिव फेज देखने को मिलेगी। अब प्रोड्रोमल स्टेज में भी हमें ऑप्टिक स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके 2 दिन बाद रैशेस देखने को मिलते हैं एंड दैट्स इट।